गुड आफ्टरनून क्लास 9th। आज एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स में हम आगे पढ़ेंगे। लास्ट क्लास में हमने देखा था कि हाउ डू एक तो हमने पहले एटॉमिक मास यूनिट देखा था और हमने स्टार्ट किया था हाउ डू एटम्स एग्जिस्ट। एटम्स दो तरह से एग्जिस्ट करते हैं, इन द फॉर्म ऑफ मॉलिक्यूल्स एंड इन द फॉर्म ऑफ आयंस। ठीक है, तो लास्ट क्लास में हमने काफ़ी आगे तक देख लिया था। मैं आज थोड़ा सा उसको और अच्छे तरीके से लिखवा देती हूँ, आपको जो बेटर लगे आप उसको लिख सकते हो। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट। How do atoms exist? Usually atoms exist in two forms. Usually atoms exist in two forms. One, in the form of molecules. In the form of molecules. And second, in the form of ions. In the form of ions. ठीक है, लेट्स सी। पहले हम देखते हैं व्हाट इज अ मॉलिक्यूल। मॉलिक्यूल जैसा हम जानते हैं कि इट इज़ द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एन एलिमेंट दैट एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली, है ना, जिसका अपना इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस है। ये मैंने लास्ट क्लास में आपको बताया था। इट इज़ the smallest particle, it is the smallest particle, it is the smallest it is the smallest particle of an element or compound, it is the smallest particle of an element or compound that exists independently, that exists independently under ordinary conditions. Under ordinary conditions. Second है, it is a group of two or more atoms. It is a group of two or more atoms. It is a group of two or more atoms. It is a group of two or more atoms which are held together strongly, which are held together, which are held together strongly by some attractive force called chemical bonds. By some attractive force called chemical bonds. पहले हम लिख रहे हैं, फिर मैं उसको एक्सप्लेन कर रही हूँ। फर्स्ट आप ये लोग लिख लो इसको। द थर्ड पॉइंट इज मॉलिक्यूल में बी फॉर्म बाय कॉम्बिनेशन। ये सब हम पढ़ चुके हैं लास्ट क्लास में, बट स्टिल मैं उसको पॉइंट वाइज आपको लिखवा रही हूँ ताकि आपका एक जगह कलेक्शन में रहे। मॉलिक्यूल्स में बी और किसी भी चीज़ को ना जब आप पॉइंट वाइज याद करते हो ना तो इट्स आपके लिए समझना भी आसान होता है और उसको याद रखना भी आसान होता है। मॉलिक्यूल्स में बी फॉर्म बाय कॉम्बिनेशन ऑफ molecules may be formed by combination of two or more similar atoms, two or more similar atoms of an element. Example: O2, N2, Cl2, etc. Fourth point, molecules may be formed by the combination. Molecules may be formed by the combination. Molecules may be formed by the combination
of two or more different elements, of two or more different elements. Example, H2O, NH3, etc. The fifth point is a molecule takes part in a chemical reaction. A molecule takes part in a chemical reaction. तो लास्ट क्लास में हमने देखा था ये, हम फिर से ये इसको मैं एक्सप्लेन कर रही हूँ. एटम्स दो तरह से एग्जिस्ट कर सकते हैं, एक तो इन द फॉर्म ऑफ मॉलिक्यूल्स और दूसरा इन द फॉर्म ऑफ आयंस. तो मॉलिक्यूल्स क्या होता है? एक्चुअली मॉलिक्यूल इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एन एलिमेंट और अ कंपाउंड दैट हैज़ एन इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस. एटम्स इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट नहीं कर सकते. अगर हम लिख दें ये सोडियम एटम, दिस सोडियम एटम हैज़ नो इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस, हम ऐसे लिख सकते हैं, पर सोडियम का एक एटम एग्जिस्ट नहीं कर सकता है. तो एटम्स का इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस नहीं होता है, लेकिन मॉलिक्यूल्स कैन एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली. मॉलिक्यूल्स, एक O2, ये जो एक O2 मैंने लिखा है, ये O2 मॉलिक्यूल, इसका एक अपना एग्जिस्टेंस है. ये O2 मॉलिक्यूल, हम इसको पता कर सकते हैं, ये मॉलिक्यूल इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट अपने आप पे कर सकता है. एक मॉलिक्यूल का अपना एक इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस है, वो अपनी एक जगह रखता है. ठीक है, तो मॉलिक्यूल्स इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एन एलिमेंट और अ कंपाउंड दैट कैन एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली. और मॉलिक्यूल में जो एटम्स होते हैं वो दो या दो से ज़्यादा एटम्स होते हैं जो एक दूसरे से बंधे होते हैं स्ट्रांगली. दे आर हेल्ड विथ ईच अदर स्ट्रांगली बाय सम अट्रैक्टिव फोर्सेस. मॉलिक्यूल्स में जो भी एटम्स होते हैं वो एक दूसरे से बंधे होते हैं बाय स्ट्रॉन्ग फोर्सेस, जिसको हम कहते हैं केमिकल बॉन्ड्स, और बाय सम स्ट्रॉन्ग अट्रैक्टिव फोर्सेस, जिनको हम कहते हैं केमिकल बॉन्ड्स. मॉलिक्यूल्स में जो भी एलिमेंट्स प्रेजेंट होते हैं, अब ये O2 जो है, ये O और O जो आपस में बंधा है, दिस इज़ फॉर्म्ड, या इन दोनों के बीच में जो स्ट्रॉन्ग फोर्स काम कर रहा है, जो इन दोनों को एक साथ एक जगह पे बांध के रख रहा है, उस फोर्स को हम कहते हैं, या उस चीज़ को हम कहते हैं केमिकल बॉन्ड्स. मॉलिक्यूल दो या दो से ज़्यादा एटम से बना होता है. अब वो एटम्स एक सिंगल एलिमेंट के भी हो सकते हैं या डिफरेंट एलिमेंट्स के भी हो सकते हैं. यहाँ जो मॉलिक्यूल है वो डिफरेंट एलिमेंट से बना है, यहाँ जो मॉलिक्यूल्स हैं वो सेम टाइप ऑफ एलिमेंट से बना हुआ है. तो मॉलिक्यूल्स कैन बी फॉर्म बाय द कॉम्बिनेशन ऑफ टू और मोर सिमिलर एटम्स, ठीक है, या टू और मोर डिफरेंट टाइप्स ऑफ एटम्स. एक ही एलिमेंट के एटम से भी बना होता है और डिफरेंट एलिमेंट्स के एटम से भी मिलके मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन होता है. और मॉलिक्यूल ऑलवेज टेक पार्ट इन अ केमिकल रिएक्शन. ठीक है, मॉलिक्यूल केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट करता है. क्लियर है सबको क्लियर है? तो ये है हमारा मॉलिक्यूल के बारे में. अब मॉलिक्यूल हमने देखा था कि मॉलिक्यूल दो तरह के होते हैं, मॉलिक्यूल्स ऑफ एन एलिमेंट एंड मॉलिक्यूल्स ऑफ अ कंपाउंड. हमने लास्ट क्लास में भी देखा था कि मॉलिक्यूल जो जैसे मैंने आपको भी बताया कि मॉलिक्यूल दो तरह के होते हैं, जिसमें मॉलिक्यूल्स जो हैं वो या तो सेम टाइप ऑफ एटम से भी बने हो सकते हैं. सेम टाइप ऑफ एटम्स का मतलब है एक ही एलिमेंट के एटम से भी बने हो सकते हैं, और डिफरेंट एलिमेंट्स के एटम से भी मिलके मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन हो सकता है. तो मॉलिक्यूल्स में बी ऑफ टू टाइप्स. मॉलिक्यूल्स may be of two types, molecules of an element and molecules of a compound. Molecules of an element, ये क्या ऐसा है? molecule of an element क्या है? formed from atoms of same element. सेम एलिमेंट के एटम से बना हो तो वो कहलाता है मॉलिक्यूल ऑफ एन एलिमेंट. जैसे H2
O2, N2, Cl2 एटसेट्रा। और मॉलिक्यूल्स ऑफ अ कंपाउंड, मॉलिक्यूल्स ऑफ अ कंपाउंड, मॉलिक्यूल्स ऑफ अ कंपाउंड में फॉर्म्ड फ्रॉम द एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स, डिफरेंट एलिमेंट के एटम से मिल के जब मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन होता है तो हम उसको कहते हैं मॉलिक्यूल्स ऑफ अ कंपाउंड। डिफरेंट तरह के एलिमेंट्स के एटम्स के साथ मिल के जब मॉलिक्यूल बनता है तो हम उसको कहते हैं मॉलिक्यूल्स ऑफ अ कंपाउंड, जैसे NH3, H2O, SO2, CO2 एटसेट्रा। सो दिस इज़ मॉलिक्यूल ऑफ अ कंपाउंड एंड मॉलिक्यूल ऑफ एन एलिमेंट। ये हम लास्ट क्लास में पढ़ चुके हैं। अच्छा, उसमें मैंने आपको बताया था एक वर्ड थी एटॉमिसिटी, द नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन वन मॉलिक्यूल ऑफ अ सब्सटेंस। किसी भी सब्सटेंस के एक मॉलिक्यूल में जितने नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट होते हैं, एटम्स अलग अलग भी हो सकते हैं, कोई ज़रूरी नहीं है कि सेम ही एटम्स की बात है, टोटल नंबर ऑफ एटम्स, एटम्स में भी डिफरेंट, एटम्स में भी सेम, यहाँ सेम एटम्स हैं, यहाँ डिफरेंट एटम्स हैं। वी आर नॉट कंसर्न विद द टाइप ऑफ एटम्स इन टर्म्स ऑफ एटॉमिसिटी। एटॉमिसिटी का मतलब होता है एक मॉलिक्यूल में, किसी भी कंपाउंड के एक मॉलिक्यूल में टोटल नंबर ऑफ एटम्स कितने प्रेजेंट होते हैं, हम उसको कहते हैं एटॉमिसिटी। लास्ट क्लास में मैंने एटॉमिसिटी का आप लोगों को सिर्फ एक इंट्रो दिया था। अब आज हम लोग एटॉमिसिटी डिटेल में देखते हैं, व्हाट इज़ एटॉमिसिटी। लेट्स स्टार्ट एटॉमिसिटी। Atomicity. Atomicity is the total number of atoms. Atomicity is the total number of atoms. Atomicity is the total number of atoms. Atomicity is the total number of atoms present in one molecule. Present in one molecule of an element, compound or substance, compound or substance. Atomicity मोनोएटॉमिक जिसमें सिर्फ सिंगल एटम, जस्ट अ मोमेंट, सिंगल एटम मॉलिक्यूल। अब सिंगल एटम मॉलिक्यूल का मतलब हो गया यहाँ पे बेटा कि एटम की इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस हो रही है, सिंगल एटम का ही मॉलिक्यूल है, ये किसी के साथ कंबाइन नहीं करा, इट्स अ सिंगल एटम मॉलिक्यूल। ऐसे सिर्फ 5 हैं हमारे नोबल गैसेस, ये आप सब जानते हैं, दे आर 5 टाइम। जो हमारे नोबल गैसेस हैं, वो जो नोबल गैसेस हैं उनकी अपनी इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस होती है, वो इनर्ट होते हैं, किसी के साथ रिएक्ट करना पसंद नहीं करते, जस्ट बिकॉज दे हैव अ फुलफिल्ड ऑक्टेट। उनके पास एक ऑक्टेट होता है, और या तो हीलियम में डुएट पूरा होता है, और बाकियों में उनका जो ऑक्टेट बाकी जितने भी हैं उनमें ऑक्टेट कंप्लीट होता है, और इस वजह से दे आर नॉट विलिंग टू कंबाइन विद अदर एटम्स, इवन देयर ओन एटम्स, खुद के एटम्स के साथ भी वो कंबाइन करना पसंद नहीं करते, दे हैव एन इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस। तो ये सिर्फ ये हमारे 5 ही हैं जिनका अपना इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस होता है।
समझ में, जिनका अपना इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस होता है वो सिर्फ 5 ही हैं जो हमारे नोबल गैसेस हैं, हीलियम, नियन, आर्गन, क्रिप्टन एंड ज़ेनन। एग्जाम्पल में हीलियम, नियन, आर्गन, ज़ेनन एंड क्रिप्टन, ये हमारे 5 नोबल गैसेस हैं जो जिनकी अपनी इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस है, जो एज एन एटम एग्जिस्ट करते हैं। एटम्स का इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस नहीं होता है, लेकिन ये नोबल गैसेस 5 ऐसे नोबल गैसेस हैं जिनके एटम्स का अपना इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस होता है, जस्ट बिकॉज दे हैव अ कंप्लीट ऑक्टेट, ये और हीलियम में डुएट कंप्लीट होता है। इसी वजह से दे आर क्वाइट स्टेबल एंड आर नॉट विलिंग टू रिएक्ट विथ एनी अदर एटम्स, इवन देयर ओन एटम्स। खुद के एटम्स के साथ भी ये रिएक्ट करना पसंद नहीं करते, तो दे आर सिंगल एटम मॉलिक्यूल, तो हम इनको सिंगल एटम मॉलिक्यूल कह सकते हैं। एंड हेंस दे आर मोनो एटॉमिक, अदरवाइज बाकी कहीं भी कुछ भी मोनो एटॉमिक नहीं होता है। ठीक है, मोनो मतलब वन एटॉमिक आया, मोनो एटॉमिक मतलब वन एटम एलिमेंट, ठीक है, जिसमें सिर्फ एक एटम प्रेजेंट हो। मोनो का मतलब होता है वन, जिसमें सिर्फ एक एटम प्रेजेंट हो, ऐसे होते हैं मोनो एटॉमिक। उनकी एटॉमिसिटी, तो हम कैसे एटॉमिसिटी में फर्स्ट हम कह रहे हैं मोनो एटॉमिक, मोनो का मतलब होता है वन, तो जिस भी मॉलिक्यूल में सिर्फ एक एटम प्रेजेंट होते हैं हम उनको मोनो एटॉमिक कहते हैं, या हम कह सकते हैं कि उनकी एटॉमिसिटी है वन। और ऐसे सिर्फ 5 ही एलिमेंट्स हैं, हीलियम, नियन, आर्गन, क्रिप्टन एंड ज़ेनन। ये 5 ऐसे एलिमेंट्स हैं जिनकी एटॉमिसिटी 1 होती है, उनके मॉलिक्यूल में सिर्फ और सिर्फ एक ही एटम प्रेजेंट होते हैं। सेकेंड इज डायएटॉमिक। डायएटॉमिक, डायएटॉमिक का मतलब होता है, डाई मतलब 2, यानी 2 एटम्स। तो जिस भी मॉलिक्यूल में, चाहे वो मॉलिक्यूल ऑफ एन एलिमेंट हो, चाहे मॉलिक्यूल ऑफ अ कंपाउंड हो, जिस भी मॉलिक्यूल में 2 एटम्स प्रेजेंट होंगे उनको हम कहेंगे डायएटॉमिक। या हम कह सकते हैं कि वैसे मॉलिक्यूल्स की एटॉमिसिटी है 2। अगर मैं आपसे कहूँ कि आप एग्जाम्पल में देखो, इसको हम लिख सकते हैं मॉलिक्यूल्स फॉर्म्ड बाय द कॉम्बिनेशन ऑफ 2 एटम्स। मॉलिक्यूल्स formed by the combination, molecules formed by the combination of 2 atoms। जहाँ 2 एटम्स होंगे किसी भी एक मॉलिक्यूल में, जब 2 एटम्स प्रेजेंट होंगे, चाहे वो मॉलिक्यूल ऑफ अ कंपाउंड हो, चाहे वो मॉलिक्यूल ऑफ अ एलिमेंट हो, किसी भी मॉलिक्यूल में जब टोटल नंबर ऑफ एटम्स 2 होंगे तो वो मॉलिक्यूल कहलाता है डायएटॉमिक, या हम कहते हैं कि उस मॉलिक्यूल की एटॉमिसिटी 2 है। ठीक है, एग्जाम्पल में आप देख लो, डायएटॉमिक के एग्जाम्पल में आप देख लो O2, N2, Cl2, कार्बन मोनोऑक्साइड। कार्बन मोनोऑक्साइड ये सारे मॉलिक्यूल्स ऑफ एन एलिमेंट है, ये मॉलिक्यूल ऑफ अ कंपाउंड है, लेकिन टोटल नंबर ऑफ एटम्स जो इसमें प्रेजेंट है वो कितना है? कितना है टोटल नंबर ऑफ एटम्स? 1 कार्बन, 1 ऑक्सीजन, 2। उसी तरह आप देख लो HCl, 1 हाइड्रोजन, 1 क्लोरीन। इन सारे में जो मॉलिक्यूल बना है वो 2 एटम से बना है, हेंस दीज मॉलिक्यूल्स आर डायएटॉमिक। इन मॉलिक्यूल्स को हम कहेंगे डायएटॉमिक मॉलिक्यूल्स, या इन मॉलिक्यूल्स की जो एटॉमिसिटी है दैट इज 2। ठीक है, अब हम देख रहे हैं एक सेकंड बेटा, तीसरा है ट्राइएटॉमिक। ट्राइएटॉमिक का मतलब है मॉलिक्यूल्स फॉर्म्ड बाय द कॉम्बिनेशन ऑफ 3 एटम्स। जो भी मॉलिक्यूल टोटल 3 एटम से बना होता है हम उनको कहते हैं ट्राइएटॉमिक। एग्जाम्पल में आप देख लो O3, उसके बाद आपका O3 आता है, उसके बाद आपका आता है CO2, आता है SO2,
ये सारे जो हमारे जो भी हैं ये सारे, इन सब में देख लो 3 ऑक्सीजन, यहाँ 2 ऑक्सीजन 1 कार्बन 3 एटम, यहाँ 2 ऑक्सीजन 1 सल्फर 3 एटम। तो ऐसा जो भी मॉलिक्यूल, वेदर इट इज़ अ मॉलिक्यूल ऑफ एन एलिमेंट और इट इज़ अ मॉलिक्यूल ऑफ अ कंपाउंड, कोई भी हो, अगर वो टोटल 3 एटम से बना है तो वो कहलाता है ट्राई एटॉमिक, या इन अदर वर्ड्स इन सारे मॉलिक्यूल्स की जो एटॉमिसिटी है दैट इज़ 3। क्लियर है? 3 एटॉमिसिटी इनकी हो गई 3। क्लियर है? मोनो एटॉमिक, डाई एटॉमिक, ट्राई मतलब 3। अब है चौथा टेट्रा एटॉमिक। अब आप लोग समझ ही गए होंगे कि टेट्रा एटॉमिक मतलब मॉलिक्यूल्स फॉर्म फ्रॉम द कॉम्बिनेशन ऑफ 4 एटम्स, वेदर इट इज़ एटम ऑफ सेम एलिमेंट और एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स, किसी भी केस में। लेट्स कम टेट्रा एटॉमिक। टेट्रा एटॉमिक, टेट्रा एटॉमिक मतलब मॉलिक्यूल्स formed by the combination of 4 atoms। ठीक है, molecules formed by the combination of 4 atoms। एग्जाम्पल में आप देख लो NH3, SO3, P4, फॉस्फोरस जो है दैट इज़ एन एलिमेंट, तो P4 फॉस्फोरस इज़ एन मॉलिक्यूल ऑफ एन एलिमेंट। फॉस्फोरस जब भी रहता है ना वो 4 के क्लासेस में रहता है। फॉस्फोरस जो है वो 4 एटम्स फॉस्फोरस मिलके एक मॉलिक्यूल फॉस्फोरस का बनाते हैं। अब यहाँ देख लो ये सारे के सारे जितने भी मॉलिक्यूल्स हैं यहाँ पे वो सारे के सारे 4 एटम्स से बने हैं। वो एटम्स डिफरेंट भी हो सकते हैं, वो एटम्स सेम भी हो सकते हैं, बट ये चारों के चारों जो हैं वो टोटल नंबर ऑफ एटम्स जो प्रेजेंट है इनमें वो है 4। तो इन अदर वर्ड्स वी कैन से कि दीज मॉलिक्यूल्स आर टेट्रा एटॉमिक और द एटॉमिसिटी ऑफ द मॉलिक्यूल। तो in other words we can say that these molecules are tetraatomic or the atomicity of these molecules is 4. 4 means 4 atoms are present in one molecule of that very substance। वो substance के एक molecule में total number of atoms जो present हैं that is 4। Monoatomic 1 atom present in the molecule, diatomic 2 atoms are present in one molecule, triatomic 3 atoms are present in one molecule, and tetraatomic is 4 atoms are present in one molecule of a substance। Now further अब हम pentatonic और hexaatomic नहीं कहते हैं, we use a collective term polyatomic। We use a collective term polyatomic। पॉलीएटॉमिक मतलब वैसे मॉलिक्यूल्स जो मोर देन 4 एटम्स के कॉम्बिनेशन से बने हो। मॉलिक्यूल्स फॉर्म्ड बाय द कॉम्बिनेशन ऑफ मोर देन 4 एटम्स। अब हम कलेक्टिव टर्म यूज़ करते हैं। टेट्राटॉमिक के बाद वी डोंट यूज़ पेंटाटॉमिक, वी डोंट यूज़ हेक्साटॉमिक या हेप्टाटॉमिक, वी सिंपली यूज़ द टर्म पॉलीएटॉमिक। एनी मॉलिक्यूल हैविंग मोर देन 4 एटम्स इन वन, any molecules having 4 atoms, any molecules having more than 4 atoms, we call it polyatomic। ठीक है, we call it polyatomic by the combination of more than 4 atoms। इसके एग्जाम्पल में आपका आता है सल्फर S8, या फिर आप इसके एग्जाम्पल में आप NH4Cl ले लो, कुछ भी ले सकते हो, इसमें तो बहुत सारे आएंगे। पॉलीएटॉमिक में आएगा C2H6, पॉलीएटॉमिक में आपका आएगा NH4Cl, anything in any molecule which has more than 4 atoms, it is called polyatomic। अब ऐसे केसेस में अगर आपको एटॉमिसिटी पूछने को आ जाए तो व्हाट इज़ द, ऐसे तो हम इनको पॉलीएटॉमिक कहेंगे, लेकिन सपोज आपको एटॉमिसिटी आ जाती है S8 की,
तो आपको पूछा जाता है व्हाट इज़ द एटॉमिसिटी ऑफ द S8 इज़ पॉली एटॉमिक, लेकिन एटॉमिसिटी है उसकी 8। C2H6 इट इज़ अ पॉली एटॉमिक मॉलिक्यूल, लेकिन अगर उसकी एटॉमिसिटी पूछी जाती है तो दैट इज़ 8। 6 हाइड्रोजन 2 कार्बन, दैट कम्स टू बी C2H6 एंड दैट कम्स टू बी टोटल 8। तो एटॉमिसिटी हो जाती है हमारी 8। तो दिस इज़ व्हाट इज़ एटॉमिसिटी। देखो बेटा, सोडियम के बारे में मैंने कहा ठीक है, पर सोडियम वगैरह को हम स्टिल मोनो एटॉमिक बोलते हैं। सोडियम की इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस नहीं है, लेकिन सोडियम मेटल्स जो है नॉर्मली सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम जो हैं ये सारे इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट नहीं कर रहे हैं वो, लेकिन ये मोनो एटॉमिक इसलिए एक एटम नहीं मिलेगा हमें, लेकिन ये क्या है ना, ये स्टिल मोनो एटॉमिक इसलिए हैं क्योंकि ये किसी के साथ कंबाइन नहीं करते, ये खुद के साथ भी कंबाइन नहीं करते। दे डोंट कंबाइन, उनको कंबाइन करना नहीं, दे डोंट कंबाइन विथ ईच अदर। तो अगर हम सोडियम मेटल की बात कर रहे हैं तो उसमें तो सिर्फ सोडियम है, तो वो क्या होता है, वो एक दूसरे के साथ कंबाइन नहीं करते। उसमें जो ढेर सारे सोडियम मेटल में जो ढेर सारे सोडियम के एटम्स प्रेजेंट हैं, दे आर जस्ट इन द फॉर्म ऑफ क्लस्टर्स। मेटालिक बॉन्डिंग मैंने आप लोगों को बताई नहीं है ना, आपको मेटालिक बॉन्डिंग नहीं, क्लास 10th में हमने मेटालिक बॉन्डिंग पढ़ा है। तो एक्चुअली क्या होता है ना बेटा, अब जैसे आप सोडियम की ही बात ले लो, तो सोडियम में तो क्या होता है, हमारा जो एक एटम है सोडियम के वैलेंस शेल में, सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन होता है 281 और उसके आखिरी शेल में एक इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होता है। तो ये इलेक्ट्रॉन ना बहुत लूजली हेल्ड होता है। तो ये कुछ इस तरह होता है, सोडियम का सोडियम पॉजिटिव, ये सोडियम 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 सोडियम, ये कुछ इस तरह की बॉन्डिंग होती है। इसमें क्या होता है कि ये जो मैं दिखा रही हूँ, दीज आर इलेक्ट्रॉन्स, ये वो इलेक्ट्रॉन्स हैं जो सारे सोडियम के आखिरी शेल में प्रेजेंट होते हैं। चूँकि ये बहुत लूजली हेल्ड होते हैं ना, तो ये क्लस्टर बनता है जिसको हम लैटिस बोलते हैं। ये जो एक क्लस्टर बनता है सोडियम का, वो इसके जो आखिरी शेल से हैं, वो आखिरी शेल में जो वैलेंस शेल कहते हैं, उसमें जो एक इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होता है, सिंगल वैलेंस इलेक्ट्रॉन, ये उस शेल में से जब ये क्लस्टर्स के फॉर्म में होते हैं ना, तो ये जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ये इनमें से निकल के इस पूरे क्लस्टर में घूमने लगते हैं। इस क्लस्टर को एक्चुअली हम वर्ड यूज़ करते हैं लैटिस। लैटिस मतलब एक रेगुलर पैटर्न जो रिपीट होता है। मैं इसके बारे में आपको नेक्स्ट क्लास फिर किसी क्लास में बता दूंगी, फिलहाल सिर्फ एक आइडिया दे रही हूँ। तो यहाँ क्या होता है, ये सोडियम एक नहीं एग्जिस्ट कर रहा है, लेकिन ये एक दूसरे के साथ प्रेजेंट ज़रूर है, पर ये एक दूसरे के साथ किसी बॉन्ड से अटैच नहीं है, कोई बॉन्ड इनके बीच में काम नहीं कर रहा है, कोई केमिकल बॉन्ड इनके बीच में प्रेजेंट नहीं है। यहाँ सिर्फ क्या होता है कि ये जो सारे के सारे सोडियम एटम्स हैं, इनके वैलेंस शेल में जो एक इलेक्ट्रॉन रहता है वो बहुत लूजली हेल्ड होता है, वो बहुत ज़्यादा विलिंग नहीं होता सोडियम के साथ रहने के लिए। तो ये क्या करता है, इस पूरे क्लस्टर में ये बाहर निकल जाता है। तो एक इलेक्ट्रॉन जैसे ही बाहर निकलता है ना, ये इलेक्ट्रॉन इसमें फ्लो करने लगता है, और इलेक्ट्रॉन जैसे ही हर में से निकलता है तो हर सोडियम के एटम पे एक पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो जाता है। ठीक है, क्योंकि टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन आपको एटॉमिक स्ट्रक्चर में पढ़ना है। जब मैं एटॉमिक स्ट्रक्चर पढ़ाऊंगी उस वक्त मैं आप लोगों को ये मेटालिक बॉन्डिंग उस वक्त बताऊंगी, फिर बता दूंगी ताकि आपको चीज़ें क्लियर हो जाए। जैसे ही एक इलेक्ट्रॉन जो नेगेटिवली चार्ज होता है वो सोडियम एटम से बाहर निकल जाता है, तो एक प्रोटॉन एक्स्ट्रा हो जाता है उसके पास। तो एक्स्ट्रा मतलब एक पॉजिटिव चार्ज ज़्यादा हो जाता है, तो वही पॉजिटिव चार्ज मैंने यहाँ शो किया है। अब यही पॉजिटिव और ये इलेक्ट्रॉन नेगेटिव जो ये पूरे में घूम रहा है इलेक्ट्रॉन, ऐसे ही पूरा आप लोगों ने क्यूब देखा है, क्यूब जो आप लोग बनाते हो, रूबिक क्यूब बनाते हो ना, वैसा क्यूब समझ लो कि वैसा ही कुछ स्ट्रक्चर होता है हमारे सोडियम का, जो लैटिस स्ट्रक्चर होता है। इधर भी सब तरफ सोडियम एटम्स होते हैं और सब तरफ हमारे इलेक्ट्रॉन्स घूमते रहते हैं। उस पूरे क्यूब के अंदर आप इमेजिन करो कि इलेक्ट्रॉन्स घूम रहे हैं और हर जगह सोडियम के एटम्स भी प्रेजेंट है उस पूरे क्यूब को बनाने में।
तो बस उसी नेगेटिव, ये इलेक्ट्रॉन नेगेटिव और ये सारे के सारे पॉजिटिव, यही पॉजिटिव और नेगेटिव के अट्रैक्शन से ये सारे के सारे सोडियम एटम्स एक दूसरे के साथ इकट्ठे होके रहते हैं। देयर इज़ नो सच बॉन्ड प्रेजेंट। हाँ, और इसको एक्चुअली मेटालिक बॉन्डिंग कही जाती है, इसी नेगेटिव पॉजिटिव के अट्रैक्शन को नेगेटिव बॉन्डिंग कहा जाता है। लेकिन सोडियम को हम जब भी लिखते हैं तो सोडियम को हम सोडियम Na ही लिखते हैं, वो सिर्फ क्लस्टर्स के फॉर्म में हैं, हम उनको सिर्फ और सिर्फ सोडियम लिखते हैं। वी डोंट राइट Na2 और Al2 या मैग्नीशियम 2, ऐसा हम कुछ भी नहीं लिखते हैं, वो मोनो एटॉमिक ही हैं। दे जस्ट स्टे टुगेदर इन द फॉर्म ऑफ क्लस्टर्स, बट एक दूसरे के साथ उनका कोई भी संबंध नहीं है। दे आर इंडिपेंडेंट ऑफ ईच अदर। इसी वजह से मेटल्स में सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, इन सबको हम मोनो एटॉमिक ही मानते हैं। ठीक है, तो ये हमारा हो गया एटॉमिसिटी। ये जो मेटालिक बॉन्डिंग है बेटा, अभी आपको शायद इसलिए थोड़ी कम समझ में आएगी क्योंकि आपने अभी एटॉमिक स्ट्रक्चर भी नहीं पढ़ा है। जब एटॉमिक स्ट्रक्चर पढ़ाऊंगी, लास्ट चैप्टर है आपका, उसमें आप लोग जब इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन्स के बारे में जान जाओगे तब आपको ये मेटालिक बॉन्डिंग समझना ज़्यादा आसान होगा। ठीक है, तो फिलहाल हम यहीं तक रखते हैं। आप ये समझ लो कि एटॉमिसिटी में मोनो एटॉमिक, डाई एटॉमिक, ट्राई एटॉमिक, टेट्रा एटॉमिक एंड polyatomic. These are the atomicities of a molecule of an element or a compound or a substance. तो ये हो गया हमारा मॉलिक्यूल्स के बारे में, मॉलिक्यूल्स ऑफ एन आयन, मॉलिक्यूल्स ऑफ अ कंपाउंड। अब हमने देखा था कि एटम्स दो तरह से एग्जिस्ट करते हैं, इन द फॉर्म ऑफ मॉलिक्यूल्स एंड इन द फॉर्म ऑफ आयंस। इन द फॉर्म ऑफ मॉलिक्यूल्स हमने देख लिया है, नाउ वी विल सी इन द फॉर्म ऑफ आयंस। What is an ion? An atom or a molecule, an atom or a molecule with a net electric charge, with a net electric charge, with a net electric charge due to loss or gain of, due to loss or gain of one or more electrons. If the number of electrons is less than, if the number of electrons is less than the number of protons, less than the number of protons, if the number of electrons is less than the number of protons, the particle is a positive ion. The particle is a positive, पॉजिटिव को हम ऐसे भी लिखते हैं बेटा, पॉजिटिव आयन, ऑल्सो कॉल्ड कैटायन, ऑल्सो कॉल्ड कैटायन। If the number of electrons is greater than the number of protons, greater than the number of protons, the particle is a negative ion. The particle is a negative ion, also called anion, also called anion. अब ये समझो, अभी मैंने आप लोगों को मेटालिक बॉन्डिंग के समय अभी दिखाया था कि सोडियम के ऊपर
पॉजिटिव चार्ज मैंने शो कर रहे थे। एक्चुअली क्या होता है बेटा, आप लोग जानते तो होंगे ही कि एक एटम में, किसी भी एटम में, अगर हम सोडियम की ही बात कर लें तो सोडियम का एटॉमिक नंबर होता है 11, ठीक है। 11 का मतलब है कि इसमें 11 इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है और 11 प्रोटॉन्स प्रेजेंट है। किसी भी एटम में टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स ऑलवेज इक्वल होता है। इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं हमारे वो नेगेटिव होते हैं और प्रोटॉन्स जो होते हैं वो हमारे वो होते हैं पॉजिटिव होते हैं। और चूँकि किसी भी एटम में इलेक्ट्रॉन इज़ ऑलवेज इक्वल टू प्रोटॉन, तो एटम पे कभी भी कोई चार्ज नहीं होता है। एटम इज़ इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल, उसके ऊपर कोई चार्ज नहीं होता है, कोई पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज नहीं होता है। चूँकि पॉजिटिव टोटल नंबर ऑफ पॉजिटिव जो इलेक्ट्रॉन, टोटल नंबर ऑफ पॉजिटिव हमारा जो है, टोटल नंबर ऑफ पॉजिटिव पार्टिकल जो है हमारा प्रोटॉन, और टोटल नंबर ऑफ नेगेटिव पार्टिकल जो है इलेक्ट्रॉन, दैट इज़ इक्वल। वो दोनों के दोनों इक्वल होते हैं, तो इस वजह से इक्वल होने से वो न्यूट्रल हो जाता है। तो एटम के ऊपर कभी भी कोई चार्ज प्रेजेंट नहीं होता है, ये हम जानते हैं। लेकिन अभी मैंने जैसे बताया था कि इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है 2, 8 and 1, तो ये जो लास्ट वाला एक इलेक्ट्रॉन है ये बहुत लूजली हेल्ड होता है। चूँकि अगर ये इलेक्ट्रॉन इसमें से निकल जाए, सोडियम को इस इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत नहीं होती है, तो ये इलेक्ट्रॉन चला जाए तो इसका ऑक्टेट पूरा हो जाएगा। ऑक्टेट पूरा होने से वो स्टेबल हो जाएगा। कोई भी केमिकल रिएक्शन ही इसलिए होता है जस्ट टू, कोई भी केमिकल रिएक्शन में कोई भी कुछ भी जो होता है वो सिर्फ इसलिए होता है कि एटम स्टेबिलिटी चाहती है, एटम चाहता है कि हम स्टेबल हो जाए। इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन के डोनेशन से, इलेक्ट्रॉन नॉट प्रोटॉन, प्रोटॉन का डोनेशन नहीं होता है, इलेक्ट्रॉन के डोनेशन या एक्सेप्टेंस से वो स्टेबिलिटी आती है। तो सोडियम का ये इलेक्ट्रॉन अगर इसमें से चला जाए तो अब क्या होगा, अब ये इलेक्ट्रॉन है, प्रोटॉन तो हमारा न्यूक्लियस में है, तो ये जो इलेक्ट्रॉन चला गया तो अब सोडियम के पास 10 इलेक्ट्रॉन बचा, लेकिन प्रोटॉन तो उसके पास 11 का 11 ही है, यानी उसके पास एक पॉजिटिव चार्ज बढ़ गया। और इसीलिए मैंने आपको दिखाया था कि लैटिस में जो एक इलेक्ट्रॉन है वो जब एटम्स का क्लस्टर होता है सोडियम एटम्स का, तो वो इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाते हैं और वो इलेक्ट्रॉन घूमने लगते हैं। उस पूरे समझ लो उस क्यूब में इलेक्ट्रॉन भी घूम रहे हैं और उन्होंने सोडियम आयंस को पकड़ के रखा हुआ है वहाँ पे। अब यही जो एक 11 प्रोटॉन और 10 इलेक्ट्रॉन, यानी एक पॉजिटिव चार्ज बढ़ गया और वही पॉजिटिव चार्ज हम इसके ऊपर शो, तो ये पॉजिटिव चार्ज कैसे आया? इट इज़ ड्यू टू द लॉस ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन। ये एक इलेक्ट्रॉन का लॉस हो गया और इस वजह से इसके ऊपर एक पॉजिटिव चार्ज आ गया और अब ये कहलाया सोडियम आयन। When there is an electric charge, जब गेन या लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन के कारण, इलेक्ट्रॉन के देने या लेने के कारण जब एटम्स के ऊपर एक इलेक्ट्रिक चार्ज डेवलप हो जाता है या किसी मॉलिक्यूल के ऊपर इलेक्ट्रिक चार्ज डेवलप हो जाता है तो हम उसको कहते हैं आयन। An atom or a molecule with a net electric charge due to loss or gain of 1 or more electron, उसको हम कहते हैं। अब जैसे मान लो ये क्लोरीन, ये सोडियम, हम क्लोरीन की बात करते हैं, क्लोरीन होता है 17 यानी 287। अब मान लो ये सोडियम ने जो एक इलेक्ट्रॉन दिया, सोडियम को चाहिए लेकिन इलेक्ट्रॉन क्लोरीन को चाहिए। अब कोई देगा तो लेने वाला भी तो होना चाहिए। अब यूँ हवा में तो इलेक्ट्रॉन नहीं घूम रहे ना कि सोडियम का जब मन किया दे दिया, अरे कोई लेने वाला होना चाहिए तब वो इलेक्ट्रॉन देगा। तो ये जो इलेक्ट्रॉन है, ये सोडियम अगर एक इलेक्ट्रॉन, क्लोरीन यहाँ अगर एक इलेक्ट्रॉन ले लेता है तो क्लोरीन का यहाँ ऑक्टेट पूरा हो जाएगा और ऑक्टेट पूरा हो जाएगा, क्लोरीन स्टेबल हो जाएगा। लेकिन यहाँ पहले 17 इलेक्ट्रॉन और 17 प्रोटॉन थे। अब एक इलेक्ट्रॉन लेने के बाद अब इसके पास 18 इलेक्ट्रॉन हो गए। 18 इलेक्ट्रॉन मतलब एक नेगेटिव चार्ज ज़्यादा हो गया, इलेक्ट्रॉन नेगेटिव होता है। तो पहले 17 और 17 थे न्यूट्रल, अब एक नेगेटिव चार्ज, एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा है, मतलब एक नेगेटिव चार्ज एक्स्ट्रा है, तो यहाँ आ गया एक नेगेटिव चार्ज।
आ गया क्लोरीन के ऊपर नेगेटिव चार्ज, और उधर सोडियम ने चूंकि अपना इलेक्ट्रॉन लूज़ किया, उसने अपना इलेक्ट्रॉन दे दिया और वहाँ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन से कम हो गया तो वहाँ पॉजिटिव चार्ज आया, और यहाँ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन से ज़्यादा हो गया तो नेगेटिव चार्ज आ गया। तो जब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन से कम होता है, जब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन नंबर ऑफ प्रोटॉन से कम होता है आयन में, तो वो आयन एक पॉजिटिव आयन होता है, या हम उसको केटायन भी कहते हैं। और जब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन नंबर ऑफ प्रोटॉन से ज़्यादा होता है तो हम उसको एक नेगेटिव आयन कहते हैं, या हम उसको एनायन भी कहते हैं। इफ़ द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज लेस दैन द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, द पार्टिकल इज अ पॉजिटिव आयन ऑल्सो कॉल्ड केटायन, एंड इफ द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज मोर दैन द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, द पार्टिकल इज अ नेगेटिव आयन और एन एनायन. It is called an anion, and a positive ion is also called a cation. क्लियर है सबको? तो जब किसी भी एटम पे इलेक्ट्रॉन के लॉस या गेन होने से इलेक्ट्रिक चार्ज डेवलप हो जाता है, पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज जिसको हम बोलते हैं, देन सच अ स्पीशीज़ जिसमें एटम्स के ऊपर या मॉलिक्यूल के ऊपर एक नेट इलेक्ट्रिक चार्ज है, वैसी स्पीशीज़ को हम कहते हैं आयंस. क्लियर है? दैट वेरी स्पीशीज इज कॉल्ड एन आयन. क्लियर है सबको? नाउ देखो, अगर हमारा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज लेस दैन नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन नंबर ऑफ प्रोटॉन से लेस है, तो हमारा जो कोई भी सेड एटम, हम उसको x मान लेते हैं, x y z कुछ भी, तो x के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आएगा. तो हम उसको इसी तरह, जब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन नंबर ऑफ प्रोटॉन से कम होता है तो हमारी स्पीशीज़ को हम इस तरह सुपरस्क्रिप्ट में हम एक पॉजिटिव चार्ज दे देते हैं. लेकिन ये तो पॉजिटिव चार्ज, ये जब हम कुछ लिखते नहीं हैं तो इसका मतलब है 1 का मतलब एक पॉजिटिव चार्ज दे दें, या हम पॉजिटिव के बगल में कुछ भी नहीं लिख रहे हैं तो उसका मतलब होता है 1. तो ये 1 का मतलब है कि यहाँ सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन का लॉस हुआ है. लेकिन अगर मान लो 2 इलेक्ट्रॉन का लॉस हुआ हो या 3 इलेक्ट्रॉन का लॉस हुआ हो, तब हम क्या करेंगे? तो उस सिचुएशन में हम पॉजिटिव के साथ, पॉजिटिव साइन के साथ वो डिजिट इंडिकेट करते हैं. डिजिट इंडिकेट करने का मतलब है हम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स लॉस्ट को इंडिकेट करते हैं. अगर 2 इलेक्ट्रॉन लॉस है तो हम +2 लिखेंगे, अगर 3 इलेक्ट्रॉन लॉस है तो हम +3 लिखेंगे. इससे ज़्यादा तो इलेक्ट्रॉन लॉस हो नहीं सकता है, बिकॉज इसके बाद अगर कंडीशंस आएंगी तो फिर वहाँ इलेक्ट्रॉन गेन की ही कंडीशंस आएंगी. तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन अगर नंबर ऑफ प्रोटॉन से कम हो तो उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं एक पॉजिटिव साइन के साथ. एटम के ऊपर, एटम के सुपरस्क्रिप्ट में, दिस इज कॉल्ड सुपरस्क्रिप्ट, दिस इज कॉल्ड सबस्क्रिप्ट. सुपरस्क्रिप्ट में हम एक पॉजिटिव चार्ज देते हैं, और पॉजिटिव चार्ज के बगल में अगर नंबर दिया है तो उस नंबर का मतलब है कि उतने इलेक्ट्रॉन का लॉस हुआ है. यहाँ कोई नंबर नहीं था, अगर हम यहाँ नंबर ना भी दें तो भी ये अंडरस्टूड है कि वहाँ सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन का लॉस हुआ है. यहाँ +2 है मतलब 2 इलेक्ट्रॉन का लॉस हुआ है, यहाँ +3 है मतलब कि 3 इलेक्ट्रॉन का लॉस हुआ है. यानी एक कैटायन को रिप्रेजेंट करने के लिए हम एटम के सुपरस्क्रिप्ट में, एटम के राइट साइड में सुपरस्क्रिप्ट में एक पॉजिटिव चार्ज देते हैं और एक न्यूमरल ऐड करते हैं. दैट न्यूमरल इज यूज्ड टू इंडिकेट दिस न्यूमरल indicates the number of electrons lost, the number of electrons lost or donated. जितना इलेक्ट्रॉन उसने लॉस किया है या डोनेट किया है, दैट न्यूमरल रिप्रेजेंट्स द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. क्लियर है? ये नॉर्मली तो लोग इसको प्लस या इस तरह भी लिख सकते हैं.
आप दोनों तरह से देखोगे, आप किसी भी तरीके से विच एवर इज़ कन्वीनियंट टू यू आप उसको लिख सकते हो। अब इलेक्ट्रॉन अगर एक्सेस है, व्हेन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज ग्रेटर दैन नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, when number of electrons is greater than number of protons, मतलब नेगेटिव चार्ज, मतलब एनायन का फॉर्मेशन, तो हम रिप्रेजेंट करते हैं उसको एटम्स के सुपरस्क्रिप्ट में, राइट हैंड साइड पे सुपरस्क्रिप्ट में एक नेगेटिव चार्ज देके हम उसको इंडिकेट करते हैं। जब एटम के बगल में एक नेगेटिव चार्ज हो, एटम के बगल में नहीं, एटम के सुपरस्क्रिप्ट में व्हेन देयर इज़ अ नेगेटिव चार्ज, इट मीन्स कि दैट वेरी स्पीशीज़, ये जो स्पीशीज़ है इसने इलेक्ट्रॉन गेन किया है, और ये एंड दिस रिप्रेजेंट्स एन एनायन, एंड द न्यूमरल, जो द न्यूमरल बिसाइड द नेगेटिव चार्ज और बिफोर द नेगेटिव चार्ज, जो भी पोजीशन में हो, वो नंबर इंडिकेट करेगा द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स गेन्ड। द न्यूमरल represents the numeral represents the number of electrons gained. These both species, इनको हम एनायन कहते हैं, पॉजिटिव स्पीशीज़ को हम कैटायन कहते हैं, और नेगेटिव स्पीशीज़ को हम एनायन कहते हैं। कुछ हमारे कुछ कैटायंस में आते हैं सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, ये सब हमारे, उसके बाद आयरन दो तरह से, आयरन 2 इलेक्ट्रॉन भी लूज़ करता है, आयरन 3 इलेक्ट्रॉन भी लूज़ करता है, दैट इज़ वाई 2+ एंड 3+ आयरन। उसके बाद आप ले लो कॉपर प्लस, कॉपर 2+, दीज आर सम कैटायंस, Cl-, उसके बाद O2- हुआ हमारा, Cl- हुआ या OH- हुआ। देखो ये सारे एटम्स हैं, ये एक मॉलिक्यूल है, दिस इज़ अ मॉलिक्यूल, समझ में आ रहा है? ये देखो NO3- SO4, एक्चुअली अगर मॉलिक्यूल में होता है ना तो हम उसको ज़्यादातर इस तरह रिप्रेजेंट करते हैं, ऐसे रिप्रेजेंट कर रहे हैं, या फिर हमारा NO3- या फिर SO4-2, इस तरह से हम रिप्रेजेंट करते हैं कोई भी एनायन या कैटायन को। समझ में आ गई बात सबके? सो दीज आर सम टाइप्स ऑफ कैटायंस एंड एनायंस। आपके बुक्स में बहुत सारे एग्जाम्पल्स होंगे, और फर्दर जब अभी हम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला लिखना स्टार्ट करेंगे ना तो हमें बहुत सारे मिलेंगे। अभी तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला में हमें इसी कैटायन और एनायन की ही ज़रूरत पड़ने वाली है। तो अब फर्दर जो हमारा टॉपिक है दैट इज़ हाउ टू राइट द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ अ कंपाउंड। अभी तो हमने देखा हाउ डू एटम्स एग्जिस्ट, अब हम देखेंगे मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। व्हाट इज़ मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ अ मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होता है? हम किसी भी कंपाउंड का जब एक सिंबल के थ्रू रिप्रेजेंटेशन करते हैं, द सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ मॉलिक्यूल ऑफ अ कंपाउंड, द सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन of a molecule of a compound
द सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ मॉलिक्यूल ऑफ अ कंपाउंड इज कॉल्ड मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, इज कॉल्ड मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन है किसी भी मॉलिक्यूल, किसी भी कंपाउंड के एक मॉलिक्यूल का सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन, हम उसको कहते हैं मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। ठीक है, जैसे हमने लिखा ये NaCl, ठीक है, ये हमने लिखा NaCl, या इसको ऐसे दिस इज फॉर्मूला यूनिट। ठीक है, हम इसको लिख रहे हैं NaCl, या हमने लिखा NH3, तो ये हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं एक कंपाउंड जिसको हम कहते हैं अमोनिया, उसके एक मॉलिक्यूल को। ये हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं एक कंपाउंड है सोडियम क्लोराइड, उसके एक मॉलिक्यूल को। अगर हम लिख रहे हैं H2O तो हम ये समझ जाएंगे, ये मैंने H2O लिख दिया है तो इसको देखते ही हम समझ जाएंगे कि ये है वाटर का फॉर्मूला, ये है वाटर के एक मॉलिक्यूल का। इस फॉर्मूला को देखते ही हम समझ जाएंगे। सिंबॉलिकली हमको पूरा लिखने की, हम वाटर लिखने की बजाय अगर हम सिर्फ H2O लिख दें तो एक तो हम ये समझ जाएंगे कि ये कंपाउंड कौन सा है, दूसरा इस मॉलिक्यूलर फार्मूला के कारण, इस मॉलिक्यूलर फार्मूला के हेल्प से हमें बहुत सारी इन्फॉर्मेशन भी मिल जाएगी। कौन कौन सी इन्फॉर्मेशन मिलेगी ये देखो। अगर हम पहला तो हमने एक तो अब ये मैंने H2O लिखा, अब इन्फॉर्मेशन देखो, नेम ऑफ द कंपाउंड पता चल जाएगा, नेम ऑफ द सब्सटेंस हमें पता चल जाएगा। आपने जैसे ही H2O देखा तो H2O देखते ही मैंने कह दिया अच्छा दिस कंपाउंड इज या दिस सब्सटेंस इज वाटर। हमें और कुछ नहीं, उस मॉलिक्यूलर फॉर्मूला को देखते ही हमें पता चल गया अच्छा दिस सब्सटेंस इज वाटर। सेकेंड है नेम ऑफ द वेरियस एलिमेंट्स, नेम of the various elements, name of the various elements present in the substance, present in the substance। इसको देखते ही नेम ऑफ द वेरियस एलिमेंट्स प्रेजेंट इन द सब्सटेंस, तुम H2O को देखते ही कह दोगे अच्छा ये तो वाटर है और इसमें हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन प्रेजेंट है। तो हमें एलिमेंट्स का नाम भी सिर्फ एक फॉर्मूला से कितनी इन्फॉर्मेशन हम गेन कर सकते हैं ये आप देखते चलो। तीसरा, अच्छा ये जो केमिकल फार्मूला है, दिस केमिकल फार्मूला या मॉलिक्यूलर फार्मूला represents one molecule, represents one molecule of that substance। ये हम देखते ही कहते हैं अच्छा ये वाटर का एक मॉलिक्यूल है, ये वाटर है, इसमें हाइड्रोजन ऑक्सीजन प्रेजेंट है और ये इस वाटर का एक मॉलिक्यूल है। केमिकल फॉर्मूला रिप्रेजेंट्स वन मॉलिक्यूल ऑफ दैट सब्सटेंस, उस सब्सटेंस के एक मॉलिक्यूल को ये मॉलिक्यूलर फॉर्मूला रिप्रेजेंट कर रहा है। चौथा है कि जो भी एलिमेंट्स प्रेजेंट हैं उनके कितने नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट हैं एक मॉलिक्यूल में, वो भी तो पता चल रहा है। इस फॉर्मूले से हमें ये पता चल रहा है कि इसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन प्रेजेंट है और हाइड्रोजन के 2 एटम्स प्रेजेंट हैं और ऑक्सीजन का 1 एटम प्रेजेंट है। ठीक है, इट रिप्रेजेंट्स द सॉरी ये जो इन्फॉर्मेशन दे रहा है दैट इट गिव्स द रिलेटिव नंबर ऑफ एटम्स, रिलेटिव नंबर ऑफ एटम्स ऑफ वेरियस एलिमेंट्स, रिलेटिव number of atoms of various elements present in one molecule of a compound, present in one molecule ऑफ द सब्सटेंस। उस सब्सटेंस के एक मॉलिक्यूल में कौन कौन से एलिमेंट्स प्रेजेंट है और उन एलिमेंट्स में कितने उन एलिमेंट्स के कितने नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट हैं वो भी हमें ये मॉलिक्यूलर फार्मूला से पता चल जाता है। इनको आप मॉलिक्यूलर फार्मूला भी कह सकते हैं, इनको हम केमिकल फार्मूला भी कह सकते हैं।
और हाँ, किस सब्सटेंस का कितना मास प्रेजेंट है, कितना मास, रिलेटिव मास ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स, दे सारे जो भी एलिमेंट्स प्रेजेंट हैं, रिलेटिव मास ऑफ वन हर एलिमेंट का कितना मास प्रेजेंट है उसके एक मॉलिक्यूल में। हाइड्रोजन 2 AMU प्रेजेंट है, ठीक है, हाइड्रोजन 2 AMU प्रेजेंट है, ऑक्सीजन 16 AMU प्रेजेंट है। तो कौन कौन से एलिमेंट का कितना रिलेटिव मास प्रेजेंट है उस एक मॉलिक्यूल में, हम वो भी पता कर सकते हैं इस मॉलिक्यूलर फॉर्मूला से। तो एक मॉलिक्यूलर फॉर्मूला हमें बहुत तरह की इन्फॉर्मेशन देता है। सब्सटेंस का नाम हम देख के बता सकते हैं, और सब्सटेंस में कौन कौन से एलिमेंट्स प्रेजेंट हैं, उन सब्सटेंस में जो एलिमेंट्स प्रेजेंट हैं उनके कितने कितने एटम्स प्रेजेंट हैं, या जो एलिमेंट्स प्रेजेंट है वो कितना कितना मास प्रेजेंट है उस एलिमेंट का, वो सारी इन्फॉर्मेशन हमें एक केमिकल फार्मूला से मिल सकती है। और केमिकल फार्मूला हमें ये भी बता रहा है कि वो केमिकल फार्मूला ये भी इंडिकेट कर रहा है कि ये एक मॉलिक्यूल का फार्मूला है, ये फार्मूला एक मॉलिक्यूल को रिप्रेजेंट कर रहा है। दूसरी बात, ये फार्मूला एक मोल को भी रिप्रेजेंट करता है। इट रिप्रेजेंट्स 1 मोल ऑफ अ सब्सटेंस, इट रिप्रेजेंट्स 1 मोल ऑफ द सब्सटेंस। आपने मोल पढ़ा नहीं है, हम इसके बाद मोल पढ़ेंगे, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सीख जाएंगे जब लिखना, तो हम मोल स्टार्ट करेंगे, तब आपको समझ में आएगा अच्छा इट रिप्रेजेंट्स द 1 मोल ऑफ एनी सब्सटेंस। तो हमारा मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इतनी सारी इंफॉर्मेशंस हमें कन्वे करता है। आज यहीं तक रखते हैं। नेक्स्ट क्लास में वी विल स्टार्ट हाउ टू राइट द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ अ कंपाउंड। किसी भी कंपाउंड का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला हम कैसे लिखेंगे ये हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। टिल देन, थैंक यू।